देखिए, नरेंद्र मोदी 11 साल से सत्ता में है और राहुल गांधी 11 साल से विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस भाई साहब टस से मस नहीं हो रही, बदलने को तैयार ही नहीं है। ये लोग आज भी मुस्लिम वोट वाली पॉलिटिक्स से हिल नहीं रहे। उधर नरेंद्र मोदी हैं जो बड़े बड़े बदलाव करते चले जा रहे हैं। मतलब मोदी बदलाव लाने को लेकर रुकने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल डाले, अंग्रेजों के जमाने की संसद बदल डाली, गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाने का सिस्टम बदल डाला। अब सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है ना भाई अकाउंट में। अर्थव्यवस्था में भारत की रैंकिंग दुनिया में बदल डाली, विदेश में भारत की छवि बदल डाली और आज तो नरेंद्र मोदी ने गजब ही काम कर डाला। उन्होंने मुगलों का पूरा इतिहास पलट डाला और यह वो बदलाव है जिससे बहुतों को आग लग चुकी है। लेकिन पहली बार देश मुगलों का सच पढ़ना शुरू करेगा। नरेंद्र मोदी ने वो किताबें बदलवा डाली जिनमें मुगलों को महान बताया जाता था। अब तक आपके दिमाग में कूट कूट के जो मुगलों का इतिहास भरा गया था वो एक्चुअली में इतिहास नहीं था, वो नैरेटिव था मुगलों को किसी तरह महान साबित कर देने का और देश के असली हीरोज को छुपा के रखने का, जिनमें से कई के बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने वो पुरानी किताबों के पन्ने फाड़ दिए, हटाओ, सच बताओ। और इसकी एक झलक आप देखिए, जो बदलाव अब इतिहास की किताबों में किया जा रहा है। जैसे पहले अकबर को उदार और महान शासक के रूप में पढ़ाया गया, दिखाया गया, अब किताबों में अकबर की तरफ से मचाए गए कत्लेआम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पहले की किताब में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का जिक्र था। यह भी कहा गया कि मुगल शासकों ने मंदिर तोड़कर उसे बनवाने का भी काम किया था। लेकिन अब बच्चे जानेंगे कि कैसे औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा, तहस नहस किया। इसी तरह बाबर को कम उम्र में सत्ता संभालने वाला और उपमहाद्वीप में संस्कृति को बढ़ाने वाला शासक बताया गया था। लेकिन अब बच्चे यह जान पाएंगे कि बाबर कितना क्रूर और निर्दयी शासक था। सच बताओ ना बॉस, किसी को महान बताने का नैरेटिव एक तरफा क्यों चला रहे हो? काट छाट के क्यों बता रहे हो? पूरा बताओ। इस देश में गजब चला है मुगलों को महान बताने के नाम पर। ऐसा बता दिया कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या शादी की हो और ताजमहल के सामने जाके ऐसे वो वाला फोटो नहीं खिंचाए तो जैसे प्यारे नहीं होगा, क्योंकि ताजमहल के अलावा प्यार की कुछ निशानी ही नहीं बची। इतिहास की किताबों में मुगलों के बारे में और क्या क्या बदल डाला गया है, ये डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बदलाव पर बदलाव किए जा रहे हैं और कांग्रेस कैसे बदलने को तैयार नहीं। वो नमाज कांवड़ की पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स में ओवैसी को भी साइड लगाने में जुट गए। उधर राहुल गांधी अपना अलग ही प्लान बनाने में जुटे हैं। वो असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी की भी अलग पॉलिटिक्स चल रही है, वो इलेक्शन कमीशन से भिड़ गई हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा बदलाव ला दिया है उसका ट्रेलर देख लीजिए। सरकार आपकी है, मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है, परंतु हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता। आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो सबसे गजब का काम कर दिया आज, उसके बारे में आपको बताता हूं। जिन मुगलों के नाम से हमारे इतिहास को पाट दिया गया भाई, भर दिया, उसकी नरेंद्र मोदी ने पूरी सफाई करवा दी। क्योंकि लोगों को यह बात बहुत चुभती थी कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हम पर अत्याचार किए, उन्हें हमारी इतिहास की किताबों में महान बताया जाता था। इन अत्याचारियों को महान बताने वाले चैप्टर स्कूल्स में पढ़ाए जाते थे। जब हमने पाठशाला में मुगलों का इतिहास, सच्चा इतिहास बताना शुरू किया कि ये तो आक्रांता थे, ये तो अपने बाप को जेल में कैद कर देने वाले थे, ये तो मंदिर तोड़ने वाले थे, तो कई लोग शॉक्ड रह जाते थे कि अरे बाप रे, ये सब तो हमको पता ही नहीं था, पाठशाला से पता चला। लेकिन अब बच्चे ये सब पढ़ेंगे, ये सच जानेंगे। ये इतिहास हमको आपको पढ़ाया गया, लेकिन सच कुछ और था। और ये सच क्या है, ये अब स्कूलों में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। इस किताब के पेज नंबर 36 पर मुगल शासक बाबर के बारे में बताया गया है। बाबर को बर्बर, तुर्क, मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार बताया गया, जो समरकंद से भागकर भारत आया था। किताब में लिखा है कि 1526 में
पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसमें लिखा है कि बाबर क्रूर और निर्दयी राजा था। उसने कई शहरों की पूरी आबादी को मार डाला था। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। उसने हजारों लोगों की हत्या करके उनके कंकालों का ढेर लगा दिया और उसे यह सब जुल्म करने पर गर्व महसूस होता था। एनसीईआरटी की किताब में बाबर की जीवनी बाबरनामा के हवाले से अब लिखा गया है कि बाबर प्राकृतिक खूबसूरती और वास्तुकला से प्रभावित होकर भारत आया था। बाद में उसे पता चला कि हिंदुस्तान में तो सोने चांदी का खूब सारा खजाना है। भारत की दौलत से प्रभावित होकर उसने वापस जाने की बजाय भारत पर राज करने का फैसला किया। आप सोचिए, जिस बाबर का मकसद ही भारत को लूटना था, जो हिंदुओं का नरसंहार करने पर गर्व महसूस करता था, उसके बारे में अब तक क्या पढ़ाया जाता रहा। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुरानी किताब है भारत की खोज, जो पिछले साल तक स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। उसमें बाबर के बारे में क्या लिखा था आपको पता है? कि बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था। वो नई जागृति का शहजादा था। बाबर बहादुर और साहसी था, जो कला साहित्य और अच्छे रहन सहन का शौकीन था। ये पढ़ रहे थे हमारे आपके बच्चे कि बाप रे बाप, बाबर बहुत अद्भुत था। हिंदुओं को मार मार के कंकाल का ढेर लगा दिया। ये पढ़ाने में शर्म आती थी, और शर्म आती थी तो पढ़ा कह रहे थे। बाबर भारत को लूटने के लिए रुका था, यह बताने में शर्म आती थी तो पढ़ा कह रहे थे। अभी तक स्कूलों में बच्चों को बाबर की तरह ही अकबर के बारे में भी बताया गया। नरेंद्र मोदी ने वो भी चेंज कर दिया कि सच बताओ। अभी तक क्या सुना आपने कि भाई अकबर बहुत महान राजा था, अकबर द ग्रेट। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में जो नया चैप्टर जोड़ा गया है, उसमें अकबर का कैसा चरित्र चित्रण किया गया है, अब आप इसको सुनिए। किताब में लिखा गया है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। यानी जब जैसी जरूरत पड़ी उसी हिसाब से अकबर ने अपना रंग दिखाया, कभी क्रूर रहा तो कभी सहिष्णु। किताब में यह भी लिखा गया है कि सन 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या कर दी थी और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। इसी जीत के बाद अकबर ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र भी किताब में किया गया है, जिसमें अकबर ने विजय संदेश दिया था और लिखा था कि हमने काफिरों के कई किलों शहरों को जीतने में कामयाबी हासिल की है और हमने वहां इस्लाम स्थापित किया। खून की प्यासी हमारे तलवारों से हमने उनके दिमाग से अश्रद्धा को खत्म कर दिया है। हमने वहां से और बाकी पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को बर्बाद कर दिया। यह अकबर ने लिखा था, विजय संदेश। हिंदुओं को काफिर बता रहा है, खुशी खुशी बता रहा है कि मार दिए, खत्म कर दिए काफिरों को। और वो अकबर पढ़ाया गया कि अरे बहुत महान था, अकबर द ग्रेट था। नरेंद्र मोदी ने अब जाकर उसको बदला है कि पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाओ कि अकबर ने जो अच्छा किया उसको भी बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि कैसा था। एनसीईआरटी की नई किताब में यह भी बताया गया कि अकबर सहिष्णु क्यों था, जिसके लिए अकबरनामा का संदर्भ लिया गया है, जिसमें अकबर ने लिखा था कि पहले वो लोगों को अपने धर्म में जबरन लाकर इस्लाम कबूल करवाता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा उसे शर्म आने लगी। अकबर ने लिखा था कि जब वो खुद मुस्लिम नहीं था तो दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना अनुचित था। किताब में यह भी लिखा गया है कि अकबर ने अपने 50 साल के शासनकाल के आखिरी 15 सालों में दोबारा से क्रूर नीतियों को अपनाया और कश्मीर और सिंध से लेकर अफगानिस्तान तक सैन्य अभियान चलाए। यह अकबर की वो सच्चाई है जो अब बच्चे पढ़ेंगे, फिर डिसाइड करें कि महान द ग्रेट अकबर मानना है या नहीं मानना है, लेकिन पूरा तो बताओ। अब आपको मैं एनसीईआरटी की 8वीं की पुरानी किताब भारत की खोज का वो चैप्टर दिखाता हूं जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया था कि अकबर का व्यक्तित्व अपने दादा बाबर से भी ज्यादा आकर्षक था। अरे वो बहुत बहादुर, दुस्साहसी, योग्य सेना नायक, और इसके अलावा वो विनम्र और दयालु था, आदर्शवादी था। पढ़िए ना भाई, सामने लिखा है। और स्वप्नदर्शी था। अकबर लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक क्या पढ़ाया गया है। मुगल शासकों के बारे में यही बातें बच्चों को पढ़ाई जाती रही और उन्हें ग्रेट बनाकर ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे वो नहीं होते तो पता नहीं हिंदुस्तान का क्या ही होता। एनसीईआरटी की किताब में सबसे विवादित मुगल शासक औरंगजेब का भी जिक्र है। मुगल इतिहास के अपडेटेड वर्जन में औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि वो राजनीतिक मकसद से काम करता था और उसने कई मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा दी थी। हालांकि उसके फरमान यानी आदेश उसके व्यक्तिगत धार्मिक मकसद को साफ दिखाते हैं। उसने स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा, सोमनाथ समेत कई जैन मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने का आदेश दिया था। औरंगजेब वो मुगल शासक था जो सबसे क्रूर और निर्दयी था, जिसने अपने भाई दारा शिकोह तक की हत्या करवा दी,
जिसने अपने पिता को कैद में रखा हुआ था और हिंदुओं पर अत्याचार किए अनगिनत। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो औरंगजेब का फैन है, उसको आदर्श मानता है अपना। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो कुछ महीने पहले यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि औरंगजेब क्रूर शासक था ही नहीं, उसने तो कई मंदिरों के निर्माण करवाए थे। उनके इस बयान पर खूब बवाल मचा था। अब इतिहास की किताबों में औरंगजेब का सच पढ़ाए जाने की खबर से अबू आजमी को फिर तकलीफ हो रही है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं, फिर आपको आगे बताता हूं। किसी भी राजा, किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप दिखाइए कि क्या हुआ इसमें, सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और वजह क्या उसकी हो सकती है। बहुत बड़े हिस्टोरियन लोग हैं, आप सबकी किताबें पढ़ लीजिए, आप वो लोग क्या बोलते हैं उन बादशाहों के बारे में, उन राजाओं के बारे में। अब आप जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना है, तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है, परंतु हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता। अबू आजमी सही कह रहे हैं, हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन छुपाया जा सकता है, जिसे इतने साल तक छुपाया गया। और कह रहे दोनों साइड पढ़ाइए। अरे बॉस, दोनों साइड तो अब पढ़ाना शुरू हुआ। अब तक तो यही पढ़ाया जाता रहा कि अकबर बहुत महान था और मुगल जो है भाई साहब इस देश को क्या नहीं दे के चले गए। कितने हिंदू राजाओं का नाम पता है इस देश में? बच्चों को जरा पूछिएगा। अकबर तो लोगों को पता है, शाहजहां पता है, बाबर पता है, औरंगजेब पता है। कितनों को चोल राजाओं के बारे में पता है? बताइए। जिन्होंने पाठशाला देखी होगी उनको पता होगा, वरना ढेला किसी को नहीं पता था। चोल राजा, हमने आपको पाठशाला में बताया था कि भाई साहब मुगलों के से हर मामले में 10 कदम आगे थे। उनकी अपनी नेवी हुआ करती थी। क्यों नहीं पढ़ाया? कितनों को चोल राजा पता है? कितनों को ढंग से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया? संभाजी महाराज के बारे में तो अभी फिल्म आई, तब देश को पता चला कि औरंगजेब ने उनके साथ क्या किया था। पढ़ाते ना कूट कूट के, जैसे मुगलों के बारे में पढ़ा रहे थे झुट्ठे। अबू आजमी नहीं, कांग्रेस नेताओं को भी मुगल इतिहास में सुधार से दिक्कत है। कांग्रेस राज में ही सड़कों से लेकर गार्डन तक मुगलों के नाम ही तो रखे गए। मुगलों का महिमा मंडन करके ही कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों की अपनी राजनीति को साधा। इसलिए मुगल शासकों की सच्चाई दिखाने का विरोध कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज तो इस मामले को अलग लेवल पर ले गए। सुनिए क्या कह रहे हैं उदित राज, फिर बताऊंगा मुगल इतिहास के अपडेटेड वर्जन पर देश की पब्लिक क्या कह रही है, देश का मुसलमान क्या कह रहा है। जाति व्यवस्था की वजह से, तो जाति व्यवस्था से ज़्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। मुगल की ब्रुटलिटी हो, ब्रिटिश की ब्रुटलिटी हो, कुछ भी नहीं है। आज भी जो ब्रुटलिटी चल रही है, शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं, आज भी मंदिर में घुसने नहीं देते, हत्या बलात्कार तो आम बात है, और छुआछूत आम बात है, भेदभाव आम बात है। अगर टोटलिटी में देखा तो जितना ब्रुटलिटी जाति के नाम पर हुआ है उतना चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा, हिटलर ने नहीं किया होगा। जातिवाद से अगर इतनी दिक्कत है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते कि जाति जाति करना जो है वो कम करें? और अगर कहीं कुछ समाज में कमी है, कहीं मान लीजिए छुआछूत बचा हुआ है, कहीं कोई जातिवाद को लेकर दिक्कत है, तो उसको दूर करना विकल्प है या अकबर महान था ये पढ़ाना शुरू कर दिया जाए? ये लोग अलग लेवल पे बात करते हैं भाई। आप देखिए कि कैसे हमारे देश में मुगलों का महिमा मंडन किया गया, हिंदू सम्राटों के गौरवशाली इतिहास को छिपा लिया गया। जुलाई 2021 में थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने शिक्षा पर संसदीय समिति को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि एनसीईआरटी की किताबों में अकबर के औसतन 97 संदर्भ है, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के 30 संदर्भ है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल 8 संदर्भ। हिंदू राजा राणा सांगा और महाराणा प्रताप का लगभग कोई संदर्भ ही नहीं है। यह तो हाल था, और कह रहे हैं कि दूसरा साइड पढ़ाना शुरू किया है तो भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू को तुमने पढ़ाया कहां जो हिंदू मुसलमान हो जाएगा? एनसीईआरटी की किताब में मुगलों का जो चरित्र चित्रण किया गया है उसको लेकर देश के लोग क्या सोच रहे हैं, हमने वो भी समझने का प्रयास किया। सुनिए नवभारत के कैमरे पे लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, अगर एनसीईआरटी ने अगर बुक्स में ऐसा कोई पब्लिकेशन अगर उन्होंने प्रकाशन किया है तो ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि हम लोग जो इतिहास पढ़े हैं, इतिहास में मुगल के बारे में यही पढ़े हैं। मुगल एक वंश है और उन्होंने एक साम्राज्य का निर्माण किया है, और उनके बारे में, अच्छाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उनका बुराइयां जो भी उनके बारे में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, एनसीईआरटी ने जो पब्लिकेशन किया है ये गलत है, ये काफ़ी निंदनीय है। मैं तो ये कहता हूँ कि मुगलों ने हमारे भारत को क्या दिया। अगर यहाँ का मुसलमान वो अच्छी तरह जानता है
कि मुगल आए, या तो उन्होंने इमारतें बनवाई, या शादियां करी, या उन्होंने अपनी ऐश के अंदर जीवन यापन किया, एक दूसरे को मारा काटा, यही मुगलों ने सिखाया। और जो सिलेबस था, जो हमारी बदनसीबी कह लो या हमारे जो राजनीतिक ये देख लो, दबाव देख लो, उनको सही इतिहास बताना चाहिए था। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी पीढ़ियों को पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं मुगलों के बारे में बहुत अच्छा लिखा। वो क्यों लिखा वो मालूम नहीं, लेकिन सच्चाई अब सामने आ रही है। बहुत ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पूरी तरह से ज्ञात होता है कि मुगल क्रूर थे। कुछ उसमें एक आध अच्छे हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुगल क्रूर थे। और मुगल जो हम मुसलमानों के हीरो कतई नहीं है। मुगलों को महान बताने की कतई कोई ज़रूरत इस वक्त नहीं है, इसलिए कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है। मोदी जी के आने के बाद से समझदारी इस कदर आई है कि अब हर बात को कहने से पहले इंसान को सोचना पड़ रहा है कि उसका तारीखी नज़रिया क्या है। बात सही है कि जब से हम आज़ाद हुए, तब से ये कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तब से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो % आबादी मुस्लिम की कम थी, आज ज़्यादा हो गई, कांग्रेस की वजह से हो रही है। और हमको जो पढ़ाया गया है, कभी यहाँ वहाँ हुमायूं, बाबर, औरंगजेब भी पढ़ाया गया है, कभी अपने जो थे जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे अपने कहीं राजा हो गए, लेकिन उसके बारे में कहीं कोई बुक्स में पढ़ाया नहीं गया है। इतिहास गवाह है कि देखा है कि उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। हिंदुओं को जबरदस्ती से मुसलमान भी बनाया है, और हमारे कई सारे मंदिर लूटे हैं। और तो आने वाली जो फ्यूचर पे, इधर मुगलों के बदले इतिहास पर बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान चल रहा है तो चल रहा है, यह भी ढंग से पढ़ाना शुरू करो बच्चों को, सही इतिहास बताओ। उधर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में भगवत गीता और रामायण का पाठ पढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार इसके लिए सिलेबस तैयार कर रही है। एनसीईआरटी से बातें हो रही हैं। इन धार्मिक ग्रंथों को राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। जब तक ये सिलेबस का हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में भगवत गीता और रामायण के श्लोकों का पाठ कराया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। सुनिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत क्या कह रहे हैं इस पर। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है। देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। और धर्म ग्रंथों में जिनमें भी जो अच्छी बातें हैं, जिनको आगे की पीढ़ी के लिए जो प्रेरक हो सकती हैं, उनको पाठ्यक्रमों में डालने और पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मगर ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही तरफ चल रहे हैं। इसमें जो दूसरे ग्रंथों में भी कोई अच्छी बातें हैं, उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। काम यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता रामायण पढ़ाने में एक तरफा नहीं होना चाहिए, सबको लेकर चलिए। वक्फ बोर्ड बनाते समय यह नहीं समझ में आया था कि एक तरफा एक को बना के वक्फ बोर्ड नहीं देना चाहिए, वक्फ एक्ट लाकर नहीं देना चाहिए। तब सबको नहीं लगा कि सबको दे देते हैं ऐसा कानून। खैर, वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस को गीता और रामायण के पाठ से भी दिक्कत हो रही है और कांवड़ यात्रा भी चुभ रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा दिए। दिग्विजय सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में 2 तस्वीरें साझा की, जिसमें एक तस्वीर में सड़क के किनारे से कांवड़िए गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ते हुए लोगों को एक पुलिस वाला लात मार रहा है। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि एक देश दो कानून। अब दिग्विजय सिंह की इसी पोस्ट पर बवाल मच गया। पहले सुनिए बीजेपी कैसे इस पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की क्लास लगा रही है, फिर आपको बताऊंगा कि दिग्विजय सिंह कैसे ये पोस्ट करके खुद फंस गए। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके
उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा पर अपनी खींच मिटाने के लिए उसकी तुलना सड़क पर नमाज से कर दी ताकि मुस्लिम वोट बैंक सेट हो जाए। लेकिन अधूरा सच बताकर दिग्विजय सिंह फंस गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नमाजियों को लात मारने वाली जिस घटना को शेयर किया उसका वीडियो मार्च 2024 में वायरल हुआ था। यह दिल्ली के इंद्रलोक की घटना थी। तब सभी ने इस घटना की आलोचना की थी, हमने भी की थी कि भाई ये लात मारने का क्या तरीका है, कोई नमाज पढ़ रहा और आप लात मार रहे हो। आरोपी पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन इसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने नहीं किया। ऐसे में सवाल उठेगा कि दिग्विजय सिंह क्या मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं? क्या इन दो तस्वीरों के जरिए दो समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ये सब कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यह है कि भाई कांवड़ यात्रा जो है उसके लिए रूट बनता है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी जो है वो कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है और बाकायदा जो कांवड़िए हैं वो रोड के साइड में चलते हैं। नमाज से भी किसी को दिक्कत नहीं है। किसी खास ईद के दिन, बकरीद के दिन पर अथॉरिटी से परमिशन लेके सड़क पर, क्योंकि ज्यादा लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हर जुमे के दिन सड़क पर नमाज होती है, तब लोग आपत्ति जताते हैं कि भाई नमाज सड़क पे क्यों हो रही है, ट्रैफिक रुक रहा है, ये हो रहा है, वो दिक्कत हो रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ऐसे पोस्ट किया जैसे कांवड़ियों को तो सारी छूट है और नमाज पढ़ने वाले हर व्यक्ति को लात मारी जा रही। आप देखिए कि बिहार चुनाव में क्या हो रहा है। वहां मुस्लिम वोटों की मारामारी मची हुई है। वहां इंडी गठबंधन एक मुस्लिम वोट चाहता है। इस चक्कर में इंडी गठबंधन ने ओवैसी को किनारे लगा दिया। ओवैसी ने बिहार में इंडी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए लालू यादव को अप्रोच भी किया था, लेकिन अब खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी को ना बोल दिया है। ओवैसी को ना बोलने की वजह भी आप जान लीजिए। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी तो सांप्रदायिक पार्टी है, उससे कैसा गठबंधन। सुनिए बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे सकती है। ये हमेशा से हम लोगों का विचार रहा है और MIM लगातार पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती रही है, तो उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस की तरह ही आरजेडी को भी ओवैसी से दिक्कत है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को अगर वाकई सेक्युलर ताकतों की मदद करनी है तो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़े। आरजेडी का तर्क है कि जब वो चुनाव लड़ने हैदराबाद नहीं जाते तो ओवैसी बिहार क्यों आ रहे? अरे भाई आप जाइए हैदराबाद, आपको किसी ने मना किया है? इंडी गठबंधन ने ओवैसी को तेवर दिखाए तो ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने साफ कहा कि एक तरफ तो इंडी गठबंधन उस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, दूसरी तरफ साथ चुनाव लड़ने से मना भी करती है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। सुनिए 2 दिन पहले दिया ओवैसी का यह बयान। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली, एक तरफा मोहब्बत होने वाली और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। इधर बिहार में इंडी गठबंधन ने ओवैसी से किनारा कर लिया। उधर राहुल गांधी ने असम जाकर नया बवाल मचा दिया। राहुल गांधी ने आज असम में रैली की और रैली के दौरान उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम को ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह बचा पाएंगे। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है,
कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने असम के सीएम को जेल भिजवाने की धमकी दी, उससे सियासी पारा बढ़ गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया। हेमंत ने कहा जो खुद जमानत पर है वो जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ से अधिक की भारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक हैं। यानी सियासी वार पलटवार चल रहा है। फिलहाल पाठशाला में वक्त हो गया अगले चैप्टर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिल से बाहर आया है आतंकी हाफिज सईद। पहली तस्वीर में क्या दिखा है? मुनीर तख्ता पलट करने में बिजी, इधर बिल से निकले हाफिज सईद को अज्ञात हमलावर निपटाने वाले हैं क्या? आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हाफिज सईद किसी बिल में जाकर छुपा था डर के मारे, वो एक बार फिर तगड़ी सिक्योरिटी के बीच खुलेआम घूमने लगा है। और हाफिज सईद ने एक बार फिर मुरीद के में लश्कर तैयबा के आतंक की अपनी फैक्ट्री को चालू कर दिया है। आज पाठशाला में मुरीद के में हाफिज के टेरर फैक्ट्री के अंदर चल रही आतंकियों की ट्रेनिंग की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन यह सबको हैरान कर रहा है कि जो हाफिज सईद इतने दिन छुपा बैठा था, वो अचानक बाहर कैसे आ गया? वो खुद बाहर आया है या उसे बाहर लाया गया है? क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ही यह खबर आ चुकी है कि तख्ता पलट की तैयारी कर रहा मुनीर अगस्त में एक बार फिर भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश में जुटा है। अब या तो मुनीर ने हाफिज सईद को भारत पर आतंकी हमला करने के लिए बाहर निकाला है, या फिर मुनीर की कोई और प्लानिंग है। हाफिज सईद को बिल से निकालकर असीम मुनीर का असली गेम क्या है, आज पाठशाला में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाफिज सईद बिल से बाहर आया है, क्या अब उसका मरना तय है? क्या अज्ञात हमलावर उसको भी ठोक देंगे? क्या होने वाला है हाफिज सईद के साथ? एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरा विस्तार से बताता हूं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से हाफिज सईद कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हाफिज सईद कैमरे पर दिखा है। जिस हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान बार बार कहता है कि वो जेल में बंद है, वही हाफिज सईद लश्कर के आतंकियों के बीच दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये जो आपको दाढ़ी में शख्स दिख रहा है, ये हाफिज सईद बताया जा रहा है। हाफिज सईद के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें हाफिज सईद लाहौर के पास मुरीद के में अपने आतंकी अड्डे में खुलेआम आतंकियों के बीच बैठा नजर आ रहा है। जिस स्टेज पर हाफिज सईद बैठा नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे बड़ी संख्या में उसके बॉडीगार्ड वाले भी खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, स्टेज के ठीक नीचे भी हथियारबंद सिक्योरिटी वाले तैनात दिख रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे हाफिज सईद का गुणगान हो रहा है, एक बार ये देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर क्यों हाफिज सईद को असीम मुनीर ने बिल से बाहर निकाला है। यानी हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हाफिज सईद वो आतंकी है जिसका अचानक सामने आना सबको हैरान भी कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि हाफिज सईद को बिल से बाहर निकालने का मतलब है किसी भी वक्त हाफिज के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ भारत के सीधे टारगेट पर हाफिज सईद है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर घूमते ही रहते हैं, जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को देखते ही ठोक देने की फिराक में रहते हैं। क्या हाफिज सईद को इसलिए बाहर निकाला गया है कि अज्ञात हमलावर उसे ठोक दें? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हाफिज के कई करीबियों को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। जैसे एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के दीर में अज्ञात हमलावरों ने हाफिज के बेहद करीबी आतंकी मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले मई में हाफिज के एक और करीबी आतंकी अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। मई में ही लश्कर के को फाउंडर और हाफिज के करीबी अमीर हमजा को गोली मार दी गई थी, जो अब भी लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। मार्च में लश्कर तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था।
अब्दुल रहमान को भी हाफिज का करीबी माना जाता है। मार्च में ही लश्कर के टॉप कमांडर और हाफिज का करीबी आतंकी अबू कताल भी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसे खतरे के बीच हाफिज सईद को बाहर निकालने के पीछे असीम मुनीर का प्लान क्या है, और इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या ये मुनीर खुद चाहता कि हाफिज सईद बाहर निकले और कोई उसे ठोक दे? ये बात कितनी सच है इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए कि कैसे असीम मुनीर पाकिस्तान के उस आतंक को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है जिस आतंक के हाथ पैर भारत ने तोड़ दिए थे। इसके लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों के टेरर कैंप एक्टिवेट किए जा रहे हैं। मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा में आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने। हाफिज के टेरर कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आतंकियों को पहाड़ी नालों को पार करने के लिए लॉन्ग जंप और दूसरी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आग के गोले के अंदर से कूदने की ट्रेनिंग भी शामिल है। ट्रेनिंग कैंप में लश्कर के आतंकियों को हाथ पीछे बांधकर तैरने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यही नहीं, आतंकियों के लिए तलवारबाजी से लेकर मार्शल आर्ट्स तक की ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें लश्कर के कई आतंकी ऊंचाई से पानी में कूदने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। आतंकियों को घुड़सवारी सिखाने के लिए लश्कर के हेडक्वार्टर्स में घोड़े भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। लश्कर की टेरर फैक्ट्री में पोर्टेबल बोट्स भी रखी नजर आ रही हैं। जरूरत पड़ने पर इन बोट्स में आसानी से हवा भरकर नदी या नाले को पार किया जा सकता है। इन बोट्स के साथ कुछ आतंकी खड़े भी दिख रहे हैं। यही नहीं, हाफिज की टेरर फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर और लकड़ी काटने वाली मशीनें भी नजर आ रही। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में खतरनाक हथियार पकड़ा दिए गए। असीम मुनीर अपने काम में तो जुटा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए उसे हाफिज सईद को बिल से निकालने की जरूरत क्या पड़ी? क्या हाफिज सईद को मुनीर ने मरने के लिए निकलवाया है? इस बात की भी चर्चा हो रही है, और यह बहुत मुमकिन भी है, क्योंकि आप ये देखिए कि मुनीर ने हाफिज का उत्तराधिकारी तो तैयार करवा लिया है। सैफुल्ला कसूरी, जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है, वो दूसरा हाफिज तो बन ही चुका, हमने आपको दिखाया था। आतंकी हाफिज सईद की टेरर फैक्ट्री में आतंकियों की ट्रेनिंग ने आतंकवाद पर एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब किया है, क्योंकि तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लश्कर तैयबा के जिस हेडक्वार्टर को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खंडर बना दिया था, कुछ ही महीनों में मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान सरकार ने उसे फिर से खड़ा किया है और आतंकवाद को लेकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। हालांकि पाकिस्तान से इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार लश्कर की टेरर फैक्ट्री को लेकर अपने इरादे साफ कर चुकी थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर के कैंप पर जिस तरह मिसाइलें बरसाई थी, उसमें लश्कर के कई कमांडर पहले ही मिट्टी में मिल चुके हैं। इसलिए हाफिज सईद ने अपनी टेरर फैक्ट्री की कमान लश्कर के नए टॉप कमांडर अबू जार को सौंपी है। अबू जार ही मुरीद के में मरकज तैयबा की सिक्योरिटी और वहां के आतंकियों की ट्रेनिंग का इंतजाम देख रहा है। मुरीद के में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों में से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले आतंकियों को सेलेक्ट करके पीओके भेजा जाता है। पीओके में इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग देती है और भारत में आतंकी हमला करने के लिए एलओसी के पार भेजती है। आतंकी हाफिज सईद को ऐसे वक्त में बिल से बाहर निकाला गया है जब पाकिस्तान में तख्ता पलट की अटकलें जोर पकड़ रही। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री आवास में असीम मुनीर के साथ मुलाकात भी की, और इस मुलाकात के ठीक पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ बैठक की। इन बैठकों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके बाद पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रपति शासन के सिस्टम की शुरुआत की जा सकती है, ताकि असीम मुनीर अपने हाथों में सारी पावर ले सके। इन खबरों का खुलासा करने वाले पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का भी दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर हाफिज सईद के बाहर आने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसे लेटेस्ट तस्वीरें बताया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ असीम मुनीर पूरी तरह से तख्ता पलट के मूड में दिख रहा है। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मिशन मोड में काम कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं, बिना एक भी दिन का विश्राम किए मिशन मोड में लगे। बागेश्वर बाबा का मिशन है देश से जातिवाद को खत्म करना, सनातन की पताका दुनिया भर में लहराना, देश के हिंदुओं को एक करना, बागेश्वर धाम में अस्पताल का निर्माण करवाना। अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बागेश्वर बाबा दुनिया भर में घूम रहे हैं। बागेश्वर बाबा हाल ही में हनुमत कथा सुनाने लंदन गए थे। लंदन में जिस तरह से बागेश्वर बाबा का स्वागत हुआ और बागेश्वर बाबा ने लंदन में जिस अंदाज में सनातन और हिंदुत्व की बात की, उससे अंग्रेज भी हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। अंग्रेजों के देश में बागेश्वर बाबा ने सनातन की ऐसी लौ जलाई कि अंग्रेज भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लंदन में कैसे बागेश्वर बाबा ने पीएम मोदी पर ऐसी बात कही
जिससे भारत में भी कई लोगों को आग लग गई होगी। साथ ही बागेश्वर बाबा ने एक पाकिस्तानी के सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए। बागेश्वर बाबा ने अपनी अंग्रेजी को लेकर जो उनका ज्ञान है उस पर क्या कहा कि लोग हंसी नहीं रोक पाए, आज सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले बागेश्वर बाबा की लंदन यात्रा की एक झलक देखिए। पाकिस्तान भी हमारा ही। दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। देश तभी बेहतर चल सकता है जब देश का प्रधानमंत्री बेहतर हो। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है। बागेश्वर बाबा लगातार दुनिया भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं, दुनिया को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर बाबा ऑस्ट्रेलिया गए थे, उससे पहले न्यूजीलैंड गए थे, फिजी गए हुए थे। बागेश्वर बाबा जिन देशों में जा रहे हैं वहां भारतीय मूल के लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपनाने, उससे जुड़े रहने की अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बागेश्वर बाबा अब लंदन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लंदन में बागेश्वर बाबा को देखकर अंग्रेज भी हैरान थे कि ये कौन आ गया है भाई, जिसके आगे पीछे इतनी भीड़ लगी हुई है। संसद में ही बागेश्वर बाबा को सम्मानित भी किया गया। बागेश्वर बाबा लंदन में ब्रिटिश संसद में पहुंचे, जहां सांसदों ने बागेश्वर बाबा का स्वागत किया। इतनी कम उम्र में ही सनातन को वैश्विक स्तर पर बागेश्वर बाबा नई पहचान देने में लगे। आप खुद देखिए कि ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा ने सभी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ ही नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के लोगों को भारतीय संस्कृति की झलक भी दी। बागेश्वर बाबा ने विश्व शांति के लिए लंदन में हवन किया। पूरे मंत्रोच्चार और विधि विधान से बागेश्वर बाबा ने यह हवन किया। इसके बाद बागेश्वर बाबा लंदन के एक हिंदू मंदिर में पहुंचे और वहां भगवान की आरती की। बागेश्वर बाबा ने लंदन की संसद से दुनिया को सनातन धर्म की खासियत के बारे में भी बताया, वो भी सुनिए। आई प्राउड ऑफ सनातन धर्म, जहां पर वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां पर क्रांति के साथ साथ शांति की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां क्रोध के साथ साथ बोध की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। जहां जोश के साथ साथ हौस की बात होती है, हम उस सनातन धर्म से हैं। वन वर्ल्ड वन फैमिली मान करके चलने वाले लोग हैं। ब्रिटेन की संसद में बागेश्वर बाबा से एक पाकिस्तानी ने भी सवाल किया। इस पाकिस्तानी ने पूछा कि क्या वो बिना धर्म परिवर्तन कराए हिंदू नहीं हो सकता। इस पर बागेश्वर बाबा ने जो जवाब दिया उस पर पूरी संसद में ठहाके लग गए। सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजा क्या है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता। सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे। एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं। दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। इसी के साथ बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व को लेकर भी अपनी राय रखी। हिंदुत्व के मुद्दे पर बागेश्वर बाबा बहुत मुखर रहते हैं, बिना किसी संकोच के अपनी बात करते हैं। लंदन में बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। तो हिंदू
आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। यानी जहां एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि हिंदुत्व की बात करना, अपने धर्म के रीति रिवाजों को मानना, अरे भाई आप सेक्युलर नहीं रह गए। बागेश्वर बाबा दुनिया भर में ये लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई अपने धर्म को मानने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, अपनी परंपराओं के साथ चलने में गुरेज नहीं होना चाहिए। सनातन की ताकत, उसकी पहचान दुनिया में अलग अलग जगह जाके लोगों को उसकी याद दिला रहे हैं, उसको फिर से अंदर रीएक्टिवेट कर रहे हैं। लंदन में बागेश्वर बाबा से सवाल पूछने की होड़ लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा कि बाबा जो ये ठठरी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब क्या है। बागेश्वर बाबा अक्सर अपनी कथाओं में ठठरी के बरे बोल देते हैं। इसी का मतलब जानने के लिए सवाल था। हालांकि बागेश्वर बाबा ने इसका मतलब तो नहीं बताया, लेकिन यह जरूर बताया कि इतनी कम उम्र में सनातन के लिए काम करने की प्रेरणा कैसे मिली। आपने उसको एक लफ्ज कहा कि ठठरी के, तो वो ठठरी के क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का नहीं दे तो पहली बात तो हम आपको कहें कि इतनी छोटी उम्र में आपने ये सब क्यों शुरू किया। सच ये है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। तो बेहतरीन विद्यार्थी वही होगा जिसका टीचर बेहतरीन होगा। बेहतरीन गाड़ी तभी ड्राइव हो सकेगी जब बेहतरीन ड्राइवर होगा। देश तभी बेहतर चल सकता है जब देश का प्रधानमंत्री बेहतर हो। बागेश्वर बाबा सिर्फ भारत से बुराइयों को खत्म करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो ब्रिटेन की समस्याओं पर भी बात कर रहे थे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि ब्रिटेन में बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, स्कूलों में हालत बहुत खराब है। बागेश्वर बाबा ने ब्रिटेन के बच्चों को नशे से बचाने के लिए एक संकल्प भी दिया, वो भी सुनिए। पूरे भारतीयों की तरफ से हम इंग्लैंड के लिए कार्य करना चाह रहे हैं। इस देश में नशा बहुत हावी हो रहा है, युवा बिगड़ रहे हैं। जो न्यूज़ों में बताया गया कि स्कूलों में हालत बदतर है, बच्चे कुसंस्कारों में पढ़ करके बहुत बुरी खस्ता हाल में पहुंच रहे हैं। हमने इंग्लैंड के लिए विचार किया। एक पूरी टीम ये युवाओं की जो आपको धोती कुर्ता पहने दिख रही है, मेडिसिन विथ मेडिटेशन इंग्लैंड को नशा से बचाएगी। बागेश्वर बाबा अपनी कथाओं में अक्सर हंसी मजाक भी करते हैं। बागेश्वर बाबा विदेश जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा उनके आड़े आती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आने पर वो शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि वो कहते हैं कि उनकी अंग्रेजी बहुत ही हाई लेवल की है। हम उस दौर में हैं जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी में तो ऐसी ऐसी क्रांति हो रही है कि सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसे आप देखिए कि दुनिया में ऐसा इंटरनेट आ गया है कि 1 सेकंड में पूरा नेटफ्लिक्स डाउनलोड हो जाएगा। आप सही सुन रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे आप देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, 1 फिल्म डाउनलोड किया, 2 किया, 4 किया, पूरे नेटफ्लिक्स पे जितना कंटेंट है, ऐसी इंटरनेट की स्पीड आ गई है कि 1 सेकंड में पूरा नेटफ्लिक्स डाउनलोड हो जाएगा। लाखों फिल्में आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं 1 सेकंड में। आप इन्हें अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे, इतनी फिल्में, लाखों फिल्में होती हैं। वो 1 सेकंड बटन दबाया, लाखों फिल्में डाउनलोड हो गई। ऐसी इंटरनेट की स्पीड आ गई है। इंटरनेट की ऐसी स्पीड जब हो तो क्या क्या और हो सकता है, सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। आपको फ्यूचर की अविश्वसनीय दुनिया में लेकर चलेंगे आज, जहां ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। जैसे रोबोट सिर्फ घर का काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ऐसे सुपर सोल्जर रोबोट आ गए हैं जो इंसानों के साथ मिलकर वॉर जोन में युद्ध लड़ने, बंदूक चलाने जा रहे हैं। ऐसा गजब का काम हो रहा है कि अब बुलेट ट्रेन से भी फास्ट ट्रेन आ गई है। ऐसी ट्रेन जो हवा में चल रही है, इतनी स्पीड है कि सामने से गुजर जाए तो पता नहीं चलता कि सामने से कुछ गुजर गया है। दुनिया बदलने वाली है बॉस। आज की दुनिया स्पीड की है। हर आदमी स्पीड में है भाई, जल्दी जल्दी काम करना है, और इसके लिए हर चीज उसे स्पीड वाली चाहिए। 5G का भी जमाना गया, अब तो 6G और उससे आगे की बातें होने लगी। इंटरनेट की दुनिया में तो इस बात की होड़ है कि किसका इंटरनेट कितना फास्ट हो सकता है, और इसमें कमाल का काम किया है जापान ने। जापान के वैज्ञानिकों ने इंटरनेट की दुनिया में नया इतिहास रच दिया है और इंटरनेट स्पीड के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जापान में 1 सेकंड में 1.02 मिलियन गीगाबाइट डेटा ट्रांसफर करने का नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 1 सेकंड में 1.02 मिलियन गीगाबाइट, 1.02 मिलियन गीगाबाइट डेटा 10 लाख जीबी से ज्यादा होता है। 10 लाख जीबी। आप कोई हाई डेंसिटी की HD
फिल्में जो हैं वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है वो आप 1 GB की फिल्म हो गई तो आप सोचते हैं अरे बाप रे, आप गोल गोल घूमेगा कि अभी डाउनलोड होगा, धीरे धीरे होगा। 10 GB का डेटा 1 सेकंड में डाउनलोड, 10 लाख GB। इसे ऐसे समझिए कि 1 सेकंड में पूरी की पूरी नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी डाउनलोड हो सकती है। 10,000 से ज्यादा 4K मूवी पलक झपकते ही डाउनलोड हो सकती है। 150 GB से ज्यादा साइज वाले हजारों गेम्स को डाउनलोड करने में वक्त ही नहीं लगेगा। इस स्पीड से पूरी विकिपीडिया 1 सेकंड में 10,000 बार डाउनलोड हो सकती है। यह स्पीड यूजर को हाई रेजोल्यूशन वाली 8K वीडियो फाइलें डाउनलोड करने की भी अनुमति देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्पीड मौजूदा होम इंटरनेट कनेक्शन से 1 लाख गुना ज्यादा है। मतलब इतना फास्ट इंटरनेट कि आप सोच ही नहीं सकते भाई। कई बार हम इंटरनेट स्पीड के चलते में फंस जाते हैं। सरकारी ऑफिस में बाबू ये कहकर काम नहीं कर पाते कि सर्वर डाउन हो गया, इंटरनेट की स्पीड स्लो है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसी स्पीड आने जा रही है कि इधर आप सोचेंगे उधर काम हो जाएगा, ऐसा माहौल होगा। आप देखिए कि अभी भारत में इंटरनेट की औसत स्पीड 63.55 MBPS की होती है, जबकि जापान की इंटरनेट स्पीड लगभग 1,06,00,000 गुना ज्यादा तेज है। अमेरिका की बात करें तो यह औसत इंटरनेट स्पीड 35 लाख गुना ज्यादा है। यानी जब भारत में अगर यह स्पीड आएगी या दुनिया में जब आएगी, अभी तो सिर्फ जापान में प्रयोग हुआ है, जब दुनिया में ऐसी स्पीड आ जाएगी तो आप सोचिए क्या गजब होगा। क्योंकि इंटरनेट स्पीड का अभी तो यह हाल है कि अगर एक मूवी डाउनलोड पर लगा दें तो स्क्रीन पर चक्री घूम जाती है। हालांकि इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए मल्टी कोर फाइबर और नए हार्डवेयर की भी जरूरत है। साथ ही इसे किफायती और स्टेबल बनाना भी बड़ी चुनौती है। हाई स्पीड इंटरनेट के बाद बात हाई स्पीड ट्रेन की। अभी तक आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना। चीन और जापान में बुलेट ट्रेन चल रही है। अब भारत में भी बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी हो रही है। लेकिन बुलेट ट्रेन की बात करते करते बुलेट ट्रेन से भी तेज ट्रेन आ चुकी है। चीन ने एक नई मैगलेव ट्रेन बनाई है जो इतनी एडवांस्ड है कि हवा से बात करती है। इधर आपने पलक झपकाई और उधर ट्रेन आपके सामने से गुजर चुकी होगी। ये देखिए, इस ट्रेन की स्पीड कई हवाई जहाज से भी तेज बताई जाती है। चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन यानी CRRC ने इस हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन को डिजाइन किया है। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इस ट्रेन का प्रदर्शन 17वें मॉडर्न रेलवे प्रदर्शनी में किया गया। डोंगू लेबोरेटरी में हुए ट्रायल में 1.1 टन की मैगलेव ट्रेन करीब 2000 फीट की पटरियों पर दौड़ी और 7 सेकंड से कम समय में लगभग 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। यानी ऐसी ट्रेन भी आ गई और ये थोड़ा सा पटरी से ऊपर चलती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हवा में उड़ती हुई ट्रेन चल रही है। ऐसा हिसाब सब कुछ बहुत स्पीड से हो रहा है, लेकिन हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा।